संवैधानिक पद के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को 20 साल हो गए। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 12 साल 227 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद वो पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेतृत्व के 20 साल प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। कभी भीड़ में तो कभी बिल्कुल अकेले, कभी सफर में तो कभी मंजिलों से आगे। प्रधानमंत्री मोदी चलते जा रहे हैं, मील के पत्थर पीछे छूटते जा रहे हैं, नए नए रास्ते बनते जा रहे हैं और वो चल रहे हैं निरंतर, निर्बाध, निष्कंटक। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। अक्टूबर 2021 तक आने और अक्टूबर 2001 से शुरू करने के 20 साल के बीच बहुत कुछ है। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की। डबडबाई आंखें हैं। बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। रूंधा हुआ गला है। मेरे देशवासियों, मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। हुंकार है, ललकार है, संकल्प है। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्षों की उनकी जन सेवा की यात्रा, जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है, वहीं उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में देश के जन जन को नया भारत, न्यू इंडिया के विजन को साकार करने का आत्मविश्वास भी दिया है। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री से 2 बार देश के प्रधानमंत्री तक के सफर के ये 20 साल संवैधानिक जिम्मेदारियों के 20 साल, जो प्रधानमंत्री मोदी के इस कालखंड को अलग अलग शब्दों में परिभाषित करते हैं। ये 20 साल है प्रणेता से विजेता के। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मुख्यमंत्री से प्रधान सेवक के। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है।
अग्निपथ से राजपथ के। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं कि जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के बजाय एक प्रधान सेवक की भावना से और एक मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक की भावना से काम करने का काम किया। पहले दिन से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ समाज की सेवा भी की और अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का काम किया। इसीलिए शायद उन्होंने जब पार्लियामेंट में भी पहले दिन आए थे तब भी कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की होगी, वंचित की होगी, पिछड़े की होगी, गरीब के लिए होगी। तो इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री रहते हुए, 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए सुशासन, सेवा और समर्पण की भावना के साथ जो ऐतिहासिक 20 वर्ष मोदी जी ने पूरे किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी देता हूं। गुजरात मॉडल से मोदी मैजिक तक, मोदी मैजिक से जननायक मोदी तक कितने ही रूप बदल गए, लेकिन न चुनौतियां कम हुई, न उनसे टकराने का हौसला कमजोर पड़ा। अनवरत प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं भविष्य के सपनों के साथ। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ये तय करने, उसके लिए जुट जाने का यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस के 20 साल को अगर ध्यान से देखा जाए तो उन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। उन्होंने बतौर सीएम और पीएम रहते जनमत की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया। वो सीएम रहते ज्योतिग्राम योजना से बिजली की जरूरत को पूरा करते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात से गुजरात की छवि दुनिया में प्रचारित करते हैं। वो पीएम रहते टैक्स प्रणाली में सुधार के लिए जीएसटी लाते हैं तो धारा 370 और 3 तलाक के उन्मूलन का काम भी करते हैं। ट्रिक हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके, अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेकर के आया तो एक तो तरीका होता है, भाई क्या ले आए हो। दूसरा होता है, वाह ऐसा करें ना, ये अपन करे तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करे तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। 20 साल सत्ता के केंद्र में 20 साल आसान नहीं होता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जनता को पल पल का हिसाब देना होता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होने पर तो ये परीक्षा और कठिन हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले समय समय पर जनता के सामने उसी हिसाब किताब के तौर पर आते हैं और जनता उन्हीं के आधार पर उन्हें अपना मत देती है। 20 सालों के सफर पर एक नजर डालते हैं। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ। मैंने गरीबों के भीतर के स्वाभिमान को जी भर के जिया है, और इस स्वाभिमान है जो गरीबी से जूझने की ताकत भी देता है, गरीबी के हालत में भी जीने की ताकत भी देता है। मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। स्टारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। हमारा देश जितना ताकतवर हो, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। वै बिनु होई न प्रीति। कितना कुछ है इन 20 सालों में,
सोचा जाए और सुनाया जाए तो हर साल का एक खंड काव्य अलग से बन जाएगा। 2001 के कच्चे पक्के बाल 2020 तक अनुभव के साथ चांदी जैसे सफेद होते गए और इसी के साथ न जाने कितने पड़ाव पार होते चले गए। मुश्किल है ये तय करना कि क्या सुनाया जाए, क्या छोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी के दो स्वरूप है, एक सार्वजनिक स्वरूप है और आंतरिक स्वरूप है, और दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं है, संघर्ष नहीं है, विभाजन नहीं है, दोनों एक साथ है। और दोनों जब एक साथ होते हैं तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलता है। एक चीज मैंने हमेशा देखा है कि व्हाट इज देयर इन हिज माइंड नो बडी कैन रीड, कि अच्छा शासक वही है जो देश के हित में काम करता है। 20 साल को अगर एक तरफ रख दें और सिर्फ इसी एक साल की व्याख्या करें तो प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल के साहस, संकल्प और समर्पण की झलक दिख जाती है। कोरोना की महामारी के समय वो विचलित नहीं दिखते, चीन की चुनौती के समय वो व्यग्र नहीं दिखते, वो बस चल रहे हैं समय के माथे पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन को उत्सव बनाते हुए। कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे और पार कर जाएंगे। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। देश के दुश्मनों की चालों पर कड़ा प्रहार करते हुए, चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। चुनौतियां प्राकृतिक आईं या साजिशन, राजनीतिक आईं या रणनीतिक, प्रधानमंत्री मोदी अपने वादों को हर दिन पूरा करने की ओर बढ़ते चले गए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चेहरे पर इतनी शांति, कौन मानेगा कि ये वो समय है जब चीन जैसा देश दुश्मनी की सारी बंदूकें भारत की तरफ ताने खड़ा है। कौन मानेगा ये वही समय है जब पाकिस्तान दुष्टता के सारे हथकंडे आजमाने को व्याकुल है। प्रधानमंत्री मोदी के दिल में कोई हड़बड़ाहट नहीं, पेशानी पर कोई बल नहीं, संकल्प था अटल टनल का, सो अटल टनल देश को सौंप दी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी
दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। ये सिर्फ टनल नहीं, अटल जी का अधूरा वादा था जो साल 2000 में उन्होंने अपने एक दोस्त से किया था। वो वादा तो पूरा हुआ ही, एक वादा जो देश से है कि शीश नहीं झुकने दूंगा। ये टनल उस ओर भी बढ़ता हुआ एक कदम। टनल बनने से मनाली लेह से 46 किलोमीटर और पास आ गया। रोहतांग दर्रे के लिए भी ये एक वैकल्पिक मार्ग है। सीधी सी बात है, ये टनल चीन और पाकिस्तान को बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन ये टनल ही भारत का अटल संकल्प है जो प्रधानमंत्री मोदी की शांति मुद्रा से बार बार झलकता है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। जिनपिंग को समय लगता होगा ये तय करने में कि कौन सी चाल चले जिनमें मात न हो। प्रधानमंत्री मोदी बिना समय लगाए चाल नहीं, खुद आगे चलते हैं। कौन भूलेगा ये तस्वीर जब फॉरवर्ड पोस्ट पर खड़े होकर इतनी बुलंद आवाज से दुश्मन को ललकारा था कि बीजिंग तक संदेश साफ गया होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यूएन में चीन बोलता है, पाकिस्तान बोलता है, जो मर्जी आए वो बोलता है। आतंक और विस्तारवाद के एजेंडे चलाते हैं ये देश। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल की मुसीबत के समय यूएन को जो आईना दिखाया, अभूतपूर्व है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है और प्रधानमंत्री मोदी का यूएन की नीतियों पर गुस्सा वैश्विक परिवर्तन का संकेत देता है। भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। बहुत सारे सवाल थे विपक्ष के कि जाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या या नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को एक संकल्प पूरा करना था, सो गए। श्री राम की नीति है, भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति
और शांति भी बनी रहेगी। चीन को बड़ा घमंड था कि भारत उस पर निर्भर। कोरोना के समय देश की चिंता थी कि कैसे सब कुछ वापस सामान्य हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देकर देश को उस दिशा में मोड़ दिया जहां से भारत अपने भाग्य का खुद विधाता बनने की तरफ बढ़ने लगा। जब फौज के वीर जाबाजों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, अपनी रक्षा के लिए आधुनिक उपकरण होते हैं, तो वो उतनी ही आसानी से दुश्मन से मुकाबला कर पाते हैं। ऐसी जगहों पर जहां मौसम हमेशा खराब रहता है, वहां भी आधुनिक उपकरणों से उन्हें बहुत मदद मिलती है। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया है, वो भी बहुत बड़ी मदद हमारे फौजी साथियों की करने वाला है। जनता से संवाद का जो सिलसिला था वो पहले दिन से 20वें साल तक लगातार कायम है। उसकी एक झलक दिखती है तब जब प्रधानमंत्री मोदी को ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ ऐसे अनौपचारिक बातचीत करते देखते हैं कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठना। एक रवि शिकायत है मेरी। थैंक यू सर। सो ये तीसरा ओलंपिक था मेरा और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी, खिलाड़ी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। ये एक ऐसा सियासी कीर्तिमान है जो किसी के लिए भी छू पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन इस कीर्तिमान तक पहुंचते पहुंचते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे समयकाल से गुजर रहे हैं जहां पर उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। कोविड से उबरते हुए देश की अर्थव्यवस्था को अब उबरना है और आगे उनके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले लक्ष्य तक पहुंचना है। तो किसान आंदोलन के रूप में एक ऐसी समस्या उनके सामने है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। संवैधानिक पदों पर 20 साल से बने रहने की इस बेला में अगर उपलब्धियां हैं तो कई चुनौतियां, मुश्किलें बनकर सामने खड़ी हैं। वे सरकारी तालिबानी हैं, उन तालिबानों का मुकाबला होगा। हमको खालिस्तानी कहते हैं ना, हम सरकारी तालिबानी कहते हैं। सरकारी तालिबानी देश में घुस चुके हैं, इनको भगाना पड़ेगा। 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान पंचायतें हो रही, लेकिन परिणाम के नाम पर आने वाले दिनों का और अधिक कड़ा संघर्ष दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को लेकर इस बीच कई तरह के ऐलान भी किए, लेकिन नतीजा नहीं निकला। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगी। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपल्सरी हो। विपक्ष किसान आंदोलन के साथ लामबंद होकर राजनीतिक चुनौतियों की ताल ठोक रहा है। किसान आंदोलन के नेता चुनावों में पार्टी के खिलाफ प्रचार का बिगुल फूंक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कौशल के लिए ये परीक्षा की घड़ी। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कानून वापसी नहीं होगी। बम बंदूक के जोर पर अफगानिस्तान में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। आईसिस, अलकायदा, हक्कानी और तालिबान जैसे आतंकी संगठन वहां पहले से थे। अब पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के लिए अफगानिस्तान की जमीन आतंक के मजबूत गढ़ जैसी हो गई। तालिबान के साथ पाकिस्तान की नई भूमिका भारत में आतंकी दौर के दरवाजे फिर से खोल सकती है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में
आतंकियों के घुसपैठ की घटनाएं अचानक सामने आने लगी। दुनिया के सभी देशों को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। पाकिस्तान मानवता का कातिल है। पाकिस्तान ने बार बार कश्मीर घाटी के अंदर मानवाधिकारों का हनन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तालिबान पाकिस्तान आतंकी गठजोड़ को लेकर यूएन में अपनी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान सहित चीन जैसे आतंक समर्थित देशों को आईना भी दिखाया। एग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। आतंकवाद की चिंता सिर्फ घोषित और प्रत्यक्ष आतंकवाद तक सीमित नहीं है। चीन का रवैया जल जमीन सब जगह पर अतिक्रमण का बना हुआ है। वो ऐसी कोशिशें करके भारत को उकसा रहा है। यानी एक तरफ चीन का लालच, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बुरी नीयत और तीसरा अफगानिस्तान में तालिबान शासन। प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये मुद्दे रोज की चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड जरूर बना, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का संकट अब भी सामने है। कई प्रतिष्ठान कोरोना के संकट के चलते खुल नहीं पाए हैं। स्कूलों में भी अभी पसुपेश बना हुआ है। लॉजिस्टिक्स की इतनी चुनौतियों से जूझते हुए देश ने युद्ध स्तर पर काम किया। देश और दुनिया में दिन रात जहां से भी संभव हो वहां से ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन टैंकर अरेंज किए गए, स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई, खाली टैंकरों को तेजी से पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमान लगाए गए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के माध्यम से तेजस फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी को लगाया गया। पीएम केयर्स से देश में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम तो तेज हुआ ही, 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पैसा भी दिया गया। 2 अक्टूबर तक भारत 90 करोड़ लोगों को टीका लगाने वाला देश बन गया। लेकिन दूसरी लहर के दौरान जो मुश्किलें आई वो देश और पीएम दोनों के लिए राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बहुत कठिन समय रहा। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे, एलपीजी के भी दाम बढ़े और चढ़े हुए हैं। आम जनता के लिए ये कठिनाइयां हैं तो पीएम मोदी के सामने विपक्षी चुनौतियों का सशक्त मुद्दा। बीते 20 सालों में बेशुमार कटाक्ष हैं, व्यंग हैं, सही मायनों में कहें तो गालियां हैं, लेकिन हर सियासी और सामाजिक चुनौती को पार करते हुए नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सत्ता के 20वें साल तक और खुद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपनी उपलब्धि मानते हैं। पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर आके, जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश में, इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली।
सत्ता के 20वें सोपान तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। बहुत सारा सब्र काम आया, संयम काम आया और सबसे ज्यादा आगे बढ़ते रहने का संकल्प काम आया। जो मिला उसे स्वीकार किया, जिसे स्वीकार किया वो मुकद्दर बन गया। तो मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। जब मुख्यमंत्री थे तब भी सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी दर्द और मौत के सौदागर। जब प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हुए तब भी मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब भी जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मोदी जैसे अनपढ़ गंवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है। जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तब भी प्रत्युत्तर खुद कभी नहीं दिया, क्योंकि उत्तर हर बार विरोधियों को जनता दे रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सब याद न रहा हो। अक्सर मन की पीड़ा बनकर बाहर भी आया तो गला भर गया। एक्चुअली मोदी की जरूरत है। जरूरत क्या है? किसी को भी पत्थर मारना है तो मारेंगे किसको भाई? किसी को कूड़ा कचरा फेंकना है तो फेंकेंगे कहां जी? किसी को गालियां देनी है तो देंगे किसको? 20वां साल सत्ता का हुआ है तो जनता से शुक्रिया के तौर पर भावुक अपील भी निकल रही है। जन समर्थन है, जन नायक की छवि है, फिर भी संघर्ष कम नहीं होता और शायद ये संघर्ष ही प्रधानमंत्री मोदी को ऊर्जा देता हो। जब मुख्यमंत्री थे तो कभी विकास मॉडल को लेकर तो कभी गुजरात दंगों को लेकर विपक्ष के निशाने पर हमेशा बने रहे। गुजरात का जब ये मुख्यमंत्री था प्रधानमंत्री तो क्राइम रेट क्या था वहाँ? जब गुजरात का मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी जी तो क्या रेट था? अमेरिका ने बोला कि तुम्हारा क्या रेट है, नागरिक उधर नहीं जाएगा। जब प्रधानमंत्री हैं तब भी किसी न किसी मुद्दे पर निशाने पर बने रहते हैं। सत्ता का 20वां साल जरूर है, लेकिन विपक्षी सियासत की आक्रामकता कम नहीं हुई। प्रधानमंत्री की दावेदारी पर जो साथी छोड़कर गए वो वापस भी आए, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जो साथी अटल जी के समय से एनडीए का हिस्सा थे वो मोदी काल में साथ भी छोड़ गए। विधानसभा में पहली बार गए तो मुख्यमंत्री बनकर, संसद की सीढ़ियां चढ़े तो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। न पहले विधायक का अनुभव था, न अब सांसद का, लेकिन शायद जनता की नब्ज को समझने का अनुभव जो जीवन संघर्षों से मिला वो अब तक काम आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 20वें साल के सफर के साथ ही वो फैसले और निश्चय भी जुड़े हैं जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। ऐसे ऐसे कीर्तिमान भारत के हिस्से में आए जिन्हें याद करना गौरवशाली लगता है। व्हाइट हाउस से ट्रंप गए तो बाइडेन आए, लेकिन बाइडेन के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे इस बात पर भारत की विदेश नीति और कूटनीति दोनों की दिशा तय होनी थी। चीन पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में आतंकवाद का नया मोर्चा खुल गया सो अलग। व्हाइट हाउस में बीते दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की पहली मुलाकात हुई तो इतिहास बन गया। कई देशों के प्रतिनिधि समेत क्वाड देशों के प्रधानमंत्री भी अमेरिका में थे, लेकिन बाइडेन ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के साथ 1-to-1 बात की और इस मुलाकात को अपने शेड्यूल में अलग से जुड़वाया। बाइडेन मोदी मुलाकात शुरू तो 2 राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के तौर पर हुई थी, लेकिन खत्म होते होते व्यक्तिगत रिश्तों पर आ गई, जहां ठहाके भी थे और मजाक भी। क्वाड बैठक में भी पहली बार अफगानिस्तान में हुए परिवर्तन और आतंकवाद अतिक्रमण की समस्या को एजेंडे में शामिल करा पाने में भारत सफल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले गए। पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब
विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। सत्ता के केंद्र में बने रहने के 20वें साल में अमेरिकी दौरे पर ही प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले तो पाकिस्तान की आतंकी असलियत को और स्पष्ट कर सके। वो अपने कार्यकाल में पाकिस्तान को लेकर आक्रामक रहे हैं और ये सत्ता के 20वें साल के मौके पर भी कायम है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। बीते कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग देशों से उन्हें मिले सम्मान भी उल्लेखनीय हैं। बहरीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान समेत रूस उन्हें सर्वोच्च सम्मानों से नवाज चुका है। इसके अलावा उन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से चैंपियन ऑफ द अर्थ और दक्षिण कोरिया सोल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पाकिस्तान और तुर्की का नापाक गठबंधन आज चाहकर भी कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुस्लिम देशों के संगठन में भारत का सम्मान कहीं ज्यादा है। ये वो नीति है प्रधानमंत्री मोदी की जो उन्हें ग्लोबल लीडर बनाती है। बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं। कोरोना काल में चीन की हेकड़ी से परेशान तो अमेरिका समेत दुनिया के कई देश हैं, लेकिन भारत ने अपनी इच्छा शक्ति से जब चीनी ऐप प्रतिबंधित करने शुरू किए तो इसे अमेरिका ने भी फॉलो किया। यहाँ तक कि जिस टिकटॉक बैन को लेकर चीन भारत से सबसे ज्यादा खफा हुआ, वो पाकिस्तान तक ने बैन कर दिया। आज भारत जो बोलता है उसे दुनिया सुनती। प्रधानमंत्री मोदी ने 5.5 साल के कार्यकाल के दौरान ही 60 से ज्यादा देशों की यात्रा करके ये रुतबा कमाया है। वो दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। आज पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेता के तौर पर सबसे ज्यादा वोट यानी जन समर्थन की ताकत पीएम मोदी के पास ही है।